हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के लिए एक कोर्स डेडिकेट किया हुआ है। तो उसकी ये तीसरी वीडियो रहेगी जिसमें हम सल्तनत काल को डिस्कस कर रहे थे। तो टीजीटी आर्ट्स हिस्ट्री की जो है ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम तुगलक वंश को आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन हमने जो है मध्यकाल से स्टार्ट किया था, और मध्यकाल में भी कहाँ से, सल्तनत काल से स्टार्ट किया था। सल्तनत काल से स्टार्ट किया था। और इसके अंतर्गत हम अब तक दो वंश पढ़ चुके हैं, एक गुलाम वंश और दूसरा खिलजी वंश। तो हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सल्तनत काल की नींव रखी, उसके बाद कैसे बलबन, इल्तुतमिश बलबन, और उसके बाद खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और कैसे खुसरो खान के समय में जाकर खिलजी वंश का डिक्लाइन होता है। और अब क्या होगा आगे कि तुगलक वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर लगभग 94 ईयर्स जो है शासन किया था। तो अब क्या होगा कि तुगलक वंश जो है सत्ता में आएगा, और तुगलक वंश की स्थापना कौन करेगा, गयासुद्दीन तुगलक करेगा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कौन कौन से शासक जो है तुगलक वंश के अंतर्गत रहे। तो पहला जो शासक रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, ये संस्थापक था, स्टार कीजिएगा। और 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 के बीच। नेक्स्ट आएगा फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। और उसके बाद धीरे धीरे जो है तुगलक वंश का भी डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। और अंततः उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 में, उसके बाद अलबुकर्क शाह 1389 से लेकर 1390 तक, और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो अंतिम शासक रहेगा 1394 से लेकर 1413 तक। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी शासकों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि 1414 में खिजर खान जो है तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो ये जो है एंड में जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से खिलजी वंश पहले फ्लरिश किया और उसके बाद कैसे डिक्लाइन हुआ, तो फिर खिजर खान जो है तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की नींव रखता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक को अगर देखें तो इसका शासनकाल हम डिस्कस कर चुके हैं, 1320 से लेकर 1325। गयासुद्दीन ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो ये पहला पॉइंट रहेगा और इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पूर्व पद दिल्ली के सुल्तान मुबारक खिलजी के समय में ये एक शक्तिशाली गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, इसका नाम है, असली जो नाम था वो गाजी मलिक था। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे देखेंगे कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी दिल्ली थी। तो आपको याद होगा कि केडीए के समय में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश जो है राजधानी को बदलकर दिल्ली इसने स्थानांतरित कर दी थी। तो उसके बाद से निरंतर दिल्ली ही जो है सल्तनत काल की जो है राजधानी बनी हुई है। आगे देखें तो बंगाल पर विजय प्राप्त की थी इसने। और इसके बाद बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में दिल्ली के पास एक मंडप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश के तहत यह दुर्घटना करवाई गई थी। अगर इसके बारे में देखा जाए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले की स्थापना की थी। और तुगलकाबाद में याद रखिएगा कि ये जो है रोमन शैली में बना हुआ एक किला है, और इसके अंदर एक छप्पन कोट नाम का भी किला है। जो तुगलकाबाद है ये नगर है, और इसके अंदर जो है रोमन शैली में बना हुआ है, और छप्पन कोट जो है, छप्पन कोट नामक किला भी इस नगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला शासक जो रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इतिहास में विवादित शासक है, और जितना ज़्यादा विवादित शासक इतिहास में होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए बन जाता है। तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखें तो 1325 से लेकर 1351 तक इसका नाम जो है जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली थी इसने, तब जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बारे में अगर आगे देखें तो तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा ज्ञानी लेकिन विवादास्पद शासक था। क्यों विवादास्पद था ये भी हम देखेंगे आगे। अरबी
फारसी, संस्कृत, यूनानी भाषाओं का ज्ञाता था, वैज्ञानिक सोच वाला था, लेकिन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाया। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण रहा इसका योजनाओं को ठीक से लागू न करने के पीछे, वो इसकी अधीरता थी। इसमें संयम की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिस कारण हमें देखने मिलता है कि योजनाएं तो इसकी काफ़ी प्रगतिशील सोच की थी, लेकिन उनको बेहतरीन तरीके से जितना समय एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए था, उतना समय ये उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नहीं दे पाता है। इसी कारण जो है ये काफ़ी विवादास्पद शासक के रूप में देखने को इतिहास में मिलता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, इसके बारे में आगे देखें तो इसकी नीतियाँ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके शासनकाल की प्रमुख नीतियाँ। पहली जो महत्वपूर्ण नीति रहेगी, दोआब क्षेत्र में भूमि कर वृद्धि। दोआब गंगा यमुना के बीच की भूमि उपजाऊ थी और वहां पर कर बढ़ाया था। उसी समय अकाल पड़ा, जिससे किसान परेशान हुए और विद्रोह हुआ, असंतोष फैला, और उसके बाद जो है इसने जो अकाल था इसी के चलते इसने एक दीवाने कोही नाम के विभाग की स्थापना की थी, जो कृषि विभाग था, जो कृषि की उन्नति के लिए कार्य करता था और तकावी ऋण भी जो है किसानों को दिया करता था। तो ये चीज़ हम एमसीक्यूज के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू सेशन नहीं किया है तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहले तो दोआब दोआब क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में जियोग्राफी की जो है ये एक टर्म है। दो नदियाँ, एक मुख्य नदी होती है और दूसरी जो है सहायक नदी। जब मुख्य नदी में सहायक नदी आकर मिलती है तो उसके द्वारा बनाया गया जो पीछे का क्षेत्र होता है उसी को दोआब क्षेत्र कहते हैं। अगर माना जाए ये नदी गंगा है, तो नीचे वाली तरफ से हिमालयी एक नदी और आती है जिसे यमुना कहते हैं, और ये वाला क्षेत्र जो है दोआब क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में कर वृद्धि की थी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो नीति रहेगी इसकी, राजधानी परिवर्तन की नीति। राजधानी परिवर्तन में अगर देखें तो दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में राजधानी स्थानांतरित की थी। ये वही जगह है दौलताबाद जहाँ जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था और जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लूटा गया था रामचंद्र के समय में। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उद्देश्य देखें तो साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर बेहतर नियंत्रण करना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली से साम्राज्य पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो इसने जो है इस क्षेत्र पे, यहाँ देवगिरी के आसपास महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये इस जगह पर जो है राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ से क्या था कि जो दक्षिण वाले हिस्से थे वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से जो है अपनी पहुँच रख सकता था। और दूसरा कारण ये भी था कि सांस्कृतिक जुड़ाव भी, क्योंकि दक्षिण की संस्कृति अलग है और उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, तो ये चाहता था कि दोनों संस्कृतियाँ आपस में समन्वित हो जाए। उसके लिए जो है इसने जो राजधानी है वो स्थानांतरित की थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय गुजरा, इसको इस बात का एहसास हो गया कि भाई यहाँ से देवगिरी से दक्षिण पे तो ये नज़र रख सकता है, लेकिन देवगिरी से जो है उत्तर भारत और बंगाल वाले क्षेत्र में ये बिल्कुल भी नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसके बाद इसने फिर से जो है अपना डिसीजन वापस लिया और जबरन इसने फिर से स्थानांतरित किया, और जिस कारण जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और बाद में राजधानी फिर से दिल्ली लौट आई गई। इस समय एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो है डाक व्यवस्था इतनी ज़्यादा सुदृढ़ थी इसके समय में, कि माना जाता है कि जब शासक देवगिरी में बैठा था तो उस दौरान जो है इसके लिए जो मध्य एशिया से फल आते थे, तो डाक व्यवस्था इतनी ज़्यादा कुशल होने के कारण वो ताजे ही रहते थे, इतने जल्दी जो है मध्य एशिया से भारत तक मात्र 1-2 दिनों के भीतर ही जो है फल वहाँ से पहुँचाए जाते थे। और दूसरा पॉइंट कि गंगा का, जब देवगिरी गया था तो गंगा का जल, स्पेशली जो है गंगा का जल आता था इसके पीने के लिए। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन मुद्रा योजना। ये भी काफ़ी क्रांतिकारी जो है इसका कदम था, लेकिन ये भी असफल रहता है। तांबे और पीतल के सिक्कों को सोने चांदी के बराबर मूल्य देकर चलवाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सांकेतिक मुद्रा जो है ये देखिए 1329 में चलाई गई थी, और फरिश्ता कहता है कि ये कांसे की चलाई गई मुद्रा थी, लेकिन वहीं बर्नी के अनुसार ये तांबे की मुद्रा थी। और इसी के कारण जो है इसके टोकन मुद्रा योजना के कारण ही एक इतिहासकार हुए एडवर्ड थॉमस नामक एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी थी, प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था? तो एडवर्ड थॉमस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ये क्या था टोकन मुद्रा योजना के बारे में? तो कोई पुख्ता नियंत्रण न होने के कारण बड़ी मात्रा में जो है नकली सिक्के चलना शुरू हो गए थे और इसके कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो ये योजना भी उसको वापिस लेनी पड़ी। तो कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुका था, क्योंकि अब निरंतर जो है 2-3 नीतियाँ इसकी। पहले तो कर दो आप वाली, दोआब क्षेत्र में जो इसने कर लगाया था वो नीति असफल रही। दूसरा, राजधानी स्थानांतरण वाली नीति इसकी असफल रही। और तीसरा, सांकेतिक मुद्रा की नीति भी जो है असफल रह चुकी थी। अब इतना कुछ होने के बाद ये शासक जो है जनता में अब लोकप्रियता खोना शुरू कर देता है और अलोकप्रिय होना स्टार्ट होता है। तो अब क्या होता है, इसके बाद जो बचे कुछ रह गया था इसके पास, वो था खुरासान अभियान। अब ये क्या करता है, खुरासान अभियान ईरान वाले क्षेत्र में अपने मतलब ईरान की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए और कराची वाले क्षेत्र में अभियान करने के लिए ये एक बड़ी सेना बनाता है। और सेना इतनी बड़ी होती है कि उसको पहले ही नगद वेतन दे देता है। बड़ी सेना बनाई। दूसरा, उसको नगद वेतन जो है 2 साल का पहले ही दे दिया। उसके कारण जो है जो राजकोष था इसका उस पर भी दबाव पड़ा। और उसके बाद जैसे ही जो है खुरासान यानी कि ईरान के आसपास की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वहाँ की वो बदलना शुरू हुई। तो उसके कारण क्या हुआ, इसे अपनी योजना जो है दोबारा से टालनी पड़ी। और उसके कारण क्या हुआ, जो उसने वेतन दे रखा था, एक तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा इसके राजकोष पर, और दूसरा भारी आर्थिक नुकसान हो चुका था इसको। तो इस कारण से अब ये जो है अलोकप्रिय हो गया था। तो आर्थिक रूप से भी अब राज्य कमजोर होना शुरू हो चुका था इसके समय तक। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो उसकी नीतियां असफल रही और राज्य में अराजकता फैलना शुरू हुई। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखा जाए तो जहांपनाह फोर्ट और आदिलाबाद फोर्ट जो है इसने बिल्ड करवाया था। और नेक्स्ट देखें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखे जाए तो इतिहासकार बर्नी इब्न बतूता को इसने अपने शासनकाल के दौरान जो है संरक्षण दे रखा था। और बर्नी और इब्न बतूता जो है इसके शासनकाल का वर्णन करते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा उसी के शासनकाल में की थी। ये 1333 के आसपास आया था। और 1342 के आसपास इसको चीन में जाकर जो है चीन के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद देखा जाए तो दुर्भाग्यशाली और प्रतिभाशाली शासक कहा जाता है। उसे दुर्भाग्यशाली और प्रतिभाशाली शासक कहा जाता है, अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। तो देखिए नीतियाँ तो इसकी मतलब काफ़ी प्रगतिशील थी, समय से आगे का सोचता था, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के लिए जो धैर्य होना चाहिए था वो इसके पास नहीं था। और मतलब इसका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी अधीर प्रकार का था, जिसके कारण इसकी सारी नीतियाँ जो है असफल रहती है, अपनी लोकप्रियता गंवा देता है और उसके बाद जो है निरंतर इसके राज्य में विद्रोह होना प्रारंभ होते हैं। अगर देखा जाए इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में जो है विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम जो है अलग से स्वतंत्र रूप से इससे अलग हुए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने स्थापित किया। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और ऊपर का बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347, एक सेकेंड, बहमनी साम्राज्य 1347 और जो विजयनगर साम्राज्य था 1336 में अलग हुआ था इससे। अगर बात की जाए बहमनी साम्राज्य की तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में अलग हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह। और विजयनगर हरिहर बुक्का के समय में, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उनके समय में जो है विजयनगर साम्राज्य इससे अलग हुआ था। नेक्स्ट देखा जाए तो दीवाने कोही नामक, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। दोआब में जब अकाल पड़ा था उस दौरान की बात थी। कृषि विभाग किसानों को खेती के लिए तकावी ऋण दिया और कृषि सुधारों पर ध्यान देता। उसके बाद 1351 में सिंध क्षेत्र में थट्टा के आसपास विद्रोह को दबाते समय उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद गद्दी पर बैठता है एफएसटी। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस किए जाए
तो इसमें सबसे पहले रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का अगर नाम देखा जाए तो एक जौना खां और दूसरा उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था इसको। इसके बाद 1325 में ये गद्दी पर बैठा था और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो बदायूनी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट इसके लिए आता है कि जनता जो है शासक से और शासक जो है जनता से अब मुक्त हो गया। तो ये बदायूनी ने जो है स्टेटमेंट दिया था और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो दुआ में कर वृद्धि की थी। कुछ खास पॉइंट नहीं है इसके बारे में। एक और पॉइंट है कि जो है अपने मलिक जो होते थे या जो अमीर होते थे इसके राज्य के, उनको वर्ष में 2 बार ये पोशाक दिया करता था। 2 बार जो है कपड़े मतलब भेंट किया करता था ताकि वो खुश रहे। और इसके बाद इसके समय में इब्न बतूता आया था। उसकी किताब थी रिहला। 1233 के आसपास, 1333 के आसपास ये जो है दिल्ली सल्तनत आता है और 1342 में इसको चीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसकी जो पुस्तक है उसमें से मोहम्मद बिन तुगलक की डाक व्यवस्था कितनी स्ट्रांग थी उसकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा विदेशी व्यापार कैसा था उस समय उसकी जानकारी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उस समय अगर सती कोई स्त्री होना चाहती थी या कोई मतलब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी और जो है समाज उसे सती करवाना चाहता था तो उसके लिए सुल्तान की परमिशन अनिवार्य कर दी गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैन साधु जिन प्रभासूरी, जैन साधु थे जिन प्रभासूरी, उनके साथ ये कहा जाता है कि रात रात भर संवाद किया करता था, धर्म के ऊपर चर्चा किया करता था और काफ़ी जो है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे शिक्षित शिक्षित व्यक्ति था। इसके अलावा एक और पॉइंट जो पूछा जा सकता है इसके बारे में, इसके गुरु का नाम अलाउद्दीन था। तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। और मकबरा दर्शन किसका किया था, तो एकमात्र दिल्ली सुल्तान था ये जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्रे के जो मकबरा था उसके दर्शन किए थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, तो आपने देखा कि 1351 में जो है सिंध में विद्रोह दबाते दबाते एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 20 मार्च के आसपास थट्टा में ही जो है फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है। 1351 से लेकर 1388 तक इनका शासनकाल रहेगा। तुगलक वंश का तीसरा प्रमुख शासक था। उत्तराधिकारी उसने राजगद्दी को वंशानुगत किया था और मजबूत की थी वंशानुगत, यानी कि पिता के बाद पुत्र ही गद्दी प्राप्त करेगा, ये वाली परंपरा उसने जो है और सुदृढ़ कर दी थी। एक शांतिप्रिय शासक था, प्रशासकीय सुधारक था, धार्मिक रूप से कट्टर था और सुन्नी मुसलमान था। तो ये कुछ पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुन्नी मुसलमान वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद अगर इसके बारे में देखा जाए तो जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है इसके बारे में। राजस्व वसूली को व्यवस्थित किया, किसान हित में ऋण माफी, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। उलेमाओं को जो है विशेष दर्जा दिया। तो हमने कल बात की थी कि दिल्ली की सल्तनत को जो संचालित करते थे वो 3 लोग थे, सुल्तान एक, दूसरा था उमरा और तीसरा था उलेमा। तो उलेमा जो थे वो धार्मिक एक्सप्लेनेशन के लिए या धर्म के जो संविधान निर्माण करते थे वो उलेमा लोग थे, जो पुजारी मतलब जिनको हिंदू धर्म में कहा जाता है। और उमरा अमीर लोग थे जिन्होंने जो है सल्तनत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको उमरा कहा जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि उलेमाओं को विशेष दर्जा दिया था। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसके बारे में इम्पोर्टेंट, वो है सिंचाई सुधार। सिंचाई सुधार में देखा जाए तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था जिनसे कृषि को बढ़ावा मिला। प्रमुख नहरों में देखा जाए तो यमुना से हिसार तक जो है एक नहर का निर्माण करवाया था। निर्माण कार्यों में देखा जाए तो 300 से अधिक नगरों, जिसमें फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर कुछ प्रमुख नगर थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे अगर देखें इसके बारे में तो 30 से अधिक मस्जिद, 40 तालाब, 50 बाग और 100 से अधिक सराय बनवाई थी। कुतुब मीनार की इसने मरम्मत करवाई थी।
तो एक केडिया वाले हम सेक्शन में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता है, और चौथी मंजिल की मरम्मत होती है, और पांचवी मंजिल को जो है ये नए सिरे से बनवाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अशोक स्तंभ मेरठ और टोपरा से मंगवाकर स्थापित करवाए थे। तो अशोक के जो मेरठ और टोपरा में जो स्तंभ थे, शिलालेख थे, उनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली जो है मंगवाया था। उसके बाद देखा जाए तो दास प्रथा को इसने जो है प्रोत्साहन दिया था। इसके समय में 1,80,000 दास थे जिन्हें विभिन्न शाही कार्यों में लगाया जाता था। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, दीवानों के लिए इसने एक खास करके एक जो है अलग विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसके बारे में, प्रमुख विभाग दीवाने खैरात जो है एक प्रमुख विभाग था। दीवाने खैरात ये हम एमसीक्यू सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि दीवाने खैरात जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चियों के लिए, उन सभी की जो है मतलब उन सभी के विवाह या किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिए जो है इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दीवाने बंदगान तो ये डिस्कस हो चुका है। दासों के लिए जो अलग से विभाग बनवाया था। और प्रमुख करों में अगर देखा जाए तो प्रमुख कर इसके समय में जो रहे, तो इससे पहले जो है 24 कर थे, लेकिन इसने उन सबको समाप्त करके केवल 4 कर रखे, और एक जो है क्योंकि नहरों का निर्माण करवाया था तो सिंचाई कर अलग से लगवाया शुरू किया इसने, जो 1/10 हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। अ, खराज की बात देखी जाए तो भूमि कर इस्लाम नियमों के अनुसार उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। उस्र टैक्स भी इसके समय में एक ऐड हुआ था। जकात टैक्स इसके समय में था। इसके अलावा देखा जाए तो जजिया जो गैर मुस्लिमों पर कर लगाया जाता था। और खम्स हो गया, युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5 भाग राज्य के लिए लिया जाता था। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ था, 4/5 भाग सुल्तान अपने पास रखता था, और 1/5 भाग जो है जो सैनिक युद्ध में लिप्त हुए, मतलब जिन सैनिकों ने उस अभियान में हिस्सा लिया होता था उनमें बांट दिया जाता था। लेकिन इस समय तक क्या हुआ कि 4/5 उन सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिया, और 1/5 जो है सुल्तान अपने पास रखेगा। तो इसके समय में नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन आया था। इसके बाद FST अबॉलिश्ड 24 टैक्स दैट वर कंसीडर्ड इलीगल अंडर शरिया। तो शरिया आप जानते हैं कि मुस्लिम कानून था, मुस्लिम कानून की किताब थी। फुतुहाते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि फुतुहाते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा थी, और एकमात्र जो है सल्तनत का सुल्तान था जिसने आत्मकथा लिखी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो रहेगा, उसने संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा जब हम हिमाचल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि ज्वालामुखी के मंदिर पे इसने अटैक किया था, और वहां से ये 1300 संस्कृत पुस्तकें अपने साथ लेकर गया था। और इसका एक विद्वान था इसके दरबार में, उसका नाम था अपाउद्दीन। तो उसने जो है फारसी में अनुवाद किया था इन पुस्तकों का। तो ये याद रखिएगा आप ये पॉइंट भी। और 1388 ईस्वी में जो है तुगलक वंश इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद तुगलक वंश जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी कुछ इसकी नीतियाँ इतनी बेहतर नहीं थी कि उसके समय में भी कहा जा सके कि काफ़ी मजबूत था इसका जो साम्राज्य था, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि हाँ, जितना भी साम्राज्य इसके अंतर्गत रहा था वो संगठित था। इसके बाद देखा जाए तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक अगला शासक आएगा, 1394 से लेकर 1413 के बीच। तुगलक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, और 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था, भारी विनाश किया। तो इसी के शासनकाल में जो है तैमूर का आक्रमण हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा आप। और इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश का अंत हो गया, और अगर देखा जाए तो 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना की। तो चलिए आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में यहीं तक रखेंगे, और अगले वाली वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें रहेगा सैयद वंश, दूसरा रहेगा लोधी वंश, और तीसरा रहेगा सल्तनत काल का प्रशासन। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।